नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए सब लोग शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर आते हैं और हम सब देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न टेट सुपर टेट में या आप सबको बेसिक जो पढ़ाया गया होगा उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए, हाल ही में भारत ने 23वीं महिला ग्रैंड स्लैम विजेता कौन बने? प्रियंका नुटके, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न आपको वही प्रश्न पढ़ाने का संस्था प्रयास करती है मेरी, जो आपके प्रश्न आसान भी हो, साथ साथ ही परीक्षा में आ भी रहे हो, ठीक ना। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को और परीक्षा में जिसके आने की संभावना ज़्यादा बनती है, एक ट्रेंड होता है पेपर का, उसके अनुसार सेट किया जाता है और आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पटल पर पहला ही प्रश्न रहा कि पृथ्वी के क्रस्ट पर यानी भूपर्पटे, इस क्रस्ट को हम लोग भूपर्पटे भी कहते हैं, ठीक ना। भूपर्पटे, भूपर्पटे पर आपको ऑक्सीजन के बाद कौन से सबसे अधिक उपलब्ध तत्व है? तो ये भूपर्पटे, ये देखो, ये आपको जो है ये पृथ्वी है, ठीक ना। इसे आपको बोलते जो है ये, इसे को भूपर्पटे बोलते हैं, भूपर्पटे इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपको जो है सीमा सियाल, पहले सियाल होता है, फिर आपको सीमा होता है, ये आपको सीमा है, और ये आपको जो है निफे, निफे है, या इसे ही आपको जो है क्रोड कहकर भी संबोधित किया जाता है। ये आपको पृथ्वी का, तो ये पूरी तरह से तरल मैग्मा के रूप में, ये पूरी तरह से तरल पदार्थ के रूप में है, और इसमें जो है ये भूपर्पटे पर सबसे अधिक, और सियाल इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के प्रभावता होती है, जबकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम के इसमें आपको निकेल और फेरस या फेरिक के आपको जो है प्रधानता होती है, यानी लोहा की प्रधानता। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये आंतरिक भाग में सबसे अधिक 35% लोहा पाया जाता है। कितना? 35% सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, जबकि भूपर्पटे में यानी क्रस्ट में आपको सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये ऑक्सीजन जो है O2, ये 46.6% आपको O2 पाया जाता है, जबकि SI सिलिकॉन जो है ये 27.7% सिलिकॉन पाया जाता है। और यदि बात की जाए एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो है ये आपको 8.1% एल्युमिनियम पाया जाता है। और आयरन की बात की जाए, जिसे फेरस या फेरिक कहते हैं, तो ये 5% आपको आयरन, फेरस या फेरिक पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके लिए, चीजों को समझते चलिए, ठीक ना। और नहीं समझे तो फिर दोबारा नहीं होगा ये चीजें। एक बार जिंदगी रीटेक बार बार नहीं करती, ठीक ना। कोई फिल्म नहीं है कि बैक करके फिर देखे, बैक करके, और उसी तरह परीक्षा कोई बैक करके, चूंकि साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में एक वैकेंसी आ रही है और निकल जा रही है, और हमारे पीछे की जो श्रेणी है वो काफी तेज तर्राक आ रही है, ठीक ना। तो इन सबसे बचने के लिए भी हमें अपने मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, सोलर कुकर में सूर्य के किन किरणों से को ऊर्जा अवशोषित करता है? सूर्य के किन किरणों से? परावैंगनिक किरणों से, या दृश्य प्रकाश किरणों से, या अवरक्त किरणों से, या आपको दीर्घ तरंगों से? तो आपको सोलर कुकर जो है सूर्य के अवरक्त किरणों को अवशोषित करता है। किसे? अवरक्त किरणों को ये अवशोषित करता है, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से निर्मित है? अवसादी चट्टान, इसे हम द्वितीयक चट्टान के रूप में भी जानते हैं, और इस चट्टान में आपको जीवाश्म पाया जाता है, ठीक ना। जीवाश्म पाया जाता है इस चट्टान में, और ये जो है पृथ्वी का
आपको जो है 2/3 चट्टान या 3/4 भाग जो है ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। 3/4 भाग जो है इस पर अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। महासागरों में पाया जाने वाला प्रवाल भित्तियों के विरंजक का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है, या ओजोन का क्षरण है, या जल प्रदूषण है, या ग्लोबल वार्मिंग है? ये किसके कारण आपको जो है कि महासागरों में प्रवाल भित्तियों का विरंजक, यानी ये प्रवाल भित्तियां जो है ये CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक ना। ये सिलिंड्रेटा प्रकार के प्रवाल भित्ति जो होते हैं ये सिलिंड्रेटा प्रकार के जीव होते हैं और उनका निर्माण जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर का झींगा, सूत, ये सब को देखते हो ना। तो ये आपको किसके कारण विरंजक का निर्माण हो रहा है? तो बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी तापमान में वृद्धि के कारण जो है कि प्रवाल भित्तियां, प्रवाल द्वीप जो है आपको मूंगा द्वीप, जिसे ये प्रवाल भित्तियों को इसे मूंगा द्वीप भी कहते हैं, ठीक ना। मूंगा द्वीप ये नाम से भी जाना जाता है। और भारत में मालदीव का निर्माण जो है प्रवाल भित्तियों से हुआ है, ठीक ना। मालदीव जो है ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, ऊपरी वायुमंडल के ओजोन परत के क्षरण किसके द्वारा हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या कैल्शियम ऑक्सीडेंट के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या स्मॉग के कारण? तब आप जवाब दीजिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण आपको वायुमंडल के ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। वैसे आप सबको पता होगा 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद सबको करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल जो है ये है। ओजोन आपको मंडल कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में आपको ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन परत को मापने की इकाई डाप्सन कहलाती है। क्या है? डाप्सन जो है ओजोन परत के मापने के इकाई डाप्सन कहलाते हैं। CF से इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये आपको कहाँ से? तो रेफ्रिजरेटर और आपको AC OC जो हम सब यूज करते हैं उसी से ये आपको फ्रियोन नामक उसमें गैस भरी जाती है और वायुमंडल में वही CFC के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट, शानदार नोट्स जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है, लेकिन यह आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, ठीक ना। PDF फॉर्म में आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल पर शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। जीव मंडल में जैविक भट्ठी की उपमा किसे प्रदान किया गया है? आपको जो है पौधों को, जंतुओं को, जीवों को, मृदा के पतले आवरण को किसे आपको प्रदान किया गया है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो जैव मंडल में आपको जो है कि ये जैविक भट्ठी की उपमा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये IS में भी UPSC में ये प्रश्न पूछ चुका है, साथ साथ ही UPPSC में भी और MPPSC में भी ये प्रश्न पूछ चुका है। और पर्यावरण के दृष्टि से, EVS की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीव मंडल में आपको जैविक भट्ठी की उपमा आपको जो है मृदा के पतले आवरण को जैविक भट्ठी के उपमा दी जाती है। किसे? मृदा के पतले आवरण को जैविक भट्ठी के उपमा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट VVI। और ये प्रश्न यदि गलत हुआ तो आप सब एकदम से समझ लीजिए कि क्या बताएं। श्वसन को
या प्रकाश एवं शोषण को, प्रकाश संश्लेषण को, रसायन संश्लेषण को। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे आपको जो है पेड़ पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और यही आपको ये बिना सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। और सूर्य के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना कब की गई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ये इसे ही हम लोग LIC के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? LIC, ठीक ना, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में आपको किया गया। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको जो है कि LIC की स्थापना की गई। LIC भारत का जो है कि बीमा का आपको सरकारी उपक्रम माना जाता है, ठीक ना। ये आपको LIC की स्थापना की जाती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के एकमात्र जीवन बीमा कंपनी भी मानी जाती है। साथ साथ ही ये एशिया की विश्व की सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी भी बन गई है LIC, ठीक ना। विश्व की सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी आपको LIC है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समिति के स्थान पर आपको किया गया था? समिति से अच्छा होगा किस संस्थान के स्थान पर, किस संस्थान के स्थान पर किया गया था? नाटो, गैट या WLP या आपको WTN के, तब बताएगा कि आपको जो है विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसके स्थापना की गई थी। भारत में इसका संस्थापक सदस्य था। इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको है। और इसमें वर्तमान में कुल देशों की संख्या 146 जो है 146 देश वर्तमान में है। और ये गैट का स्थान लिया था, ठीक ना। ये गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को BOP इसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए गैट की WTO के स्थापना की गई थी। अब देखिए हिंदी इंडिविजुअल शानदार नितिन सर के द्वारा लगभग आपको 140 घंटे की क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है। साथ साथ ही आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला है। और उसके साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी का बैच भी हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है, ठीक ना, जो आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभप्रद भी होगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत आपको कब की गई? 1990 में, 1995, 2000 या 2005 में। तब भारत में आपको बैंकिंग लोकपाल का गठन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा कि बैंकिंग लोकपाल का गठन जो है ये RBI के द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है। और ये आपको गठन 1995 ईस्वी में आपको किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में आपको जो है कि बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया था। नेक्स्ट, ये भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा या RC दत्त के द्वारा, BKRB राव के द्वारा या गॉडगिल के द्वारा? तब बताएगा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय आकलित किया। और उसी समय पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
रूल इन इंडिया, इंडिया में आपको बताया। और इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आपको कितना बताए तो 20 रुपया वार्षिक, 20 रुपया वार्षिक आय उस समय दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तब 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आरबीआई के द्वारा किया गया। ठीक ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये आपको स्थापित किए गए 2 अक्टूबर जो है 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। जनधन योजना का नहीं भैया, आपको जो है पूर्वोत्तर भारत में बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना या वित्तीय समावेशन बढ़ाना या भारत की सभी भारतीयों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है और इसके तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तब ये आपको जो है कि इसकी शुरुआत भारत में 28 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री आपको जो है जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक ना, और इसी योजना के तहत आपको सभी को बिना कोई डॉक्यूमेंट के खाता खोलने के लिए भी आपको बैंकों को आदेश दिया गया था। ठीक ना, कोरोना काल में लोगों को 500 महिलाओं को 500 रुपए भी आया और आपको गैस की सब्सिडी भी आपको जमा हुई थी, ये सभी को याद होगा। नेक्स्ट देखो, ये राजस्व से लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बैच आपके लिए और आपके सुनहरे भविष्य के लिए 600 से अधिक घंटों का क्लास मिलेगा। साथ साथ ही टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा और ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी आपको प्राप्त रहेगी। तो इस तरह से आप देखो तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबके लिए है। ये भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा है आपको 1861 ईस्वी में यानी लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना आपको कलकत्ता में किया जाता है। ठीक ना, भारतीय पुरातत्व विभाग के स्थापना आपको जो है कलकत्ता में किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें, इन्हें ही हम जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक के नाम से जाना जाता है। और जब आपको सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विधिवत बताने का प्रयास किया, लेकिन ये समझ नहीं सके। कई बार आपको दौरा किए, उस दौरे के बावजूद भी ये जो है जो टीला उला प्राप्त होता है ये ले आकर यहीं पे संग्रहित करते हैं कलकत्ता में। नेक्स्ट, खादी ग्रामों उद्योग आयोग की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तीसरे, चौथे, दूसरे या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए? तब बताएगा खादी ग्रामों उद्योग के स्थापना जो है ये आपको जो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना आपको जो है 1956 ईस्वी में किया गया। 1956 ईस्वी में खादी ग्रामों उद्योग के स्थापना है। आज जिले के प्रत्येक
भारतवर्ष के प्रत्येक जिलों में आपको खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड है और इस बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के माध्यम से, ठीक ना। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य बताया जाता है या है। नेक्स्ट देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में आपको हुआ था। कब? तो 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे ये आपको सर विलियम पिट, हेनरी विंसी टॉड, एलिजा इम्पे या जॉब चार्नॉक। तो एलिजा इम्पे जो थे यही आपको थे, जबकि जॉब चार्नॉक जो थे ये कलकत्ता के संस्थापक थे, कलकत्ता के संस्थापक थे, संस्थापक। और इनके साथ 3 और जो थे ये थे HCL, याद कर लेना HCL, ये हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर, ये 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये तीनों अन्य न्यायाधीश, ठीक ना, अन्य न्यायाधीश भी आपको इसके साथ थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए चीजें इतने व्यापक तरीके से दी जा रही हैं और आपको समझ में भी आना चाहिए, आपके भविष्य के लिए। नेक्स्ट देखो, ये भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो भूदान आंदोलन जो है इसके प्रणेता आपको कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो है, विनोबा भावे, ये इन्हीं के द्वारा आपको भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कब? तो 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा आपको जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से या उत्तर प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें ये इनके द्वारा आपको आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक। आचार्य विनोबा भावे जो थे ये आपको पहले व्यक्ति थे जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे और ये महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह याद होगा सबको, सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक ना। प्रथम सत्याग्रही यही थे और द्वितीय सत्याग्रही आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखो, ये आपको मैथ्स इंडिविजुअल प्रवीण सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और आप जरूर परचेज करिए, इससे आपके सुनहरे भविष्य में और जो है 4 चांद लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? वैसे आपको जो है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर की बात की जाए तब आप भारत में प्रेस की शुरुआत करने का, यानी प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय किसे है, तब आप क्या कहेंगे? तो प्रेस का जन्मदाता, प्रेस का जन्मदाता ये जेम्स अगस्टा हेक्के को कहा जाता है और इसके द्वारा पहले बंगाल गजट नामक जो है, गजट नामक आपको जो है समाचार पत्र निकालता है। वैसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का जन्मदाता या प्रणेता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है, ठीक ना। चार्ल्स मेडकॉफ जो है भारतीय स्वतंत्र प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं, जबकि
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। और साथ साथ ही जो है कि बीजी तिलक जेल जाने वाले, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट, रज़्मनामा, जिसका संकलन फारसी में किया गया और अनेक विद्वानों ने किया, जिसका अनुवाद है, तो रज़्मनामा जो है ये आपको महाभारत का अनुवाद है और इसे जो है कि अब्दुल कादिर बदायूनी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा आपको रज़्मनामा का अनुवाद किया जाता है। ठीक ना, मिर्जा शेख भी इसमें रहते हैं, कई लोग रहते हैं, इनायत खां रहते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम सर्वश्रेष्ठता से लिया जाता है। नेक्स्ट, ये आपको भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? ये रंगराजन समिति, विजय केलकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या तेंदुलकर समिति, किस समिति के द्वारा भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव? तो विजय तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में जीएसटी आपको लागू करने का सुझाव दिया गया था। इस समिति का गठन जो है 2002 ईस्वी में किया गया। ठीक ना, और जीएसटी कब लागू हुआ? तो 2017 ईस्वी में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई। वैसे दुनिया में पहली बार फ्रांस में जीएसटी लगी है और भारतीय जीएसटी का जो स्लैब है ये कनाडाई आधार पर भारतीय जीएसटी 3 प्रकार का है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये आपको 3 प्रकार का आपको जीएसटी है। ये देखिए, गुप्त शासकों में किसने लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तब आपको लिच्छवी दौहित्र, इसका अर्थ होता है लिच्छवी का भांजा। ठीक ना, लिच्छवी का भांजा ये आपको होता है। और लिच्छवी का भांजा किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों? तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो था, का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। कुमार देवी के साथ हुआ था और इसी कारण आपको जो है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी का भांजा कहा जाता है। और ऐसा कहके स्वयं समुद्रगुप्त भी स्वयं को जो है गौरवान्वित महसूस करता है। और समुद्रगुप्त जो है इसे नेपोलियन भी, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक आपको विसेंट ऑथर स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र किया है। ठीक ना, स्मिथ के द्वारा इन्हें आपको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। तो ये हमारा जबरदस्त तरीके से ये ग्राम विकास अधिकारी हमारी संस्था की ओर से आपको लिखे गए हैं और इसके प्रणेता लिखने वाले मैं ही हूँ। ठीक ना, तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को देखिएगा जरूर से। और ये एक बार प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको मॉडल श्रृंखला भी पता चलेगी। चलिए, उत्तरापथ स्वामी आपको उपाधि धारण की थे, तो उत्तरापथ स्वामी धर्मपाल के द्वारा या मिहिर भोज के द्वारा, महेंद्र पाल के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, तो उत्तरापथ का स्वामी धर्मपाल के द्वारा धारण किया गया था। ऐसा गुजराती कवि सोढल जो है ये इसे उत्तरापथ का स्वामी कहकर संबोधित किया है। गुजराती कवि सोढल ने इसे उत्तरापथ का स्वामी कहा। साथ साथ ही ये पाल वंश का दूसरा शासक था और इसके साथ ही इसके द्वारा जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला यह प्रथम शासक पाल वंशीय शासक है। साथ ही साथ इसने आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना इसके द्वारा ही किया जाता है। इसने परम भट्टारक
परम सौगात जैसे आपको उपाधियां भी धारण की थी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। तब पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध आपको 1540 में। तो इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन संख्या आपको 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 जो है ये विकल्प आपको बिल्कुल सही होगा, 2 बिल्कुल सही जवाब आपका माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संगठन के स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था? तब इंडियन एसोसिएशन के बिल्कुल नहीं, अभिनव भारत ये आपको कहां से भैया, सत्य शोधक समाज या वेद समाज? तब बतेगा कि सत्य शोधक समाज के स्थापना आपको जो है महात्मा फूले के द्वारा या ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा राव फूले जो थे ये आपको माली समाज से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा ब्राह्मणों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया था। महिला उत्थान में और दलितों के उत्थान में आवाज उठाने वाले ये महान स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक सुधार आंदोलन के महान प्रणेता माने जाते हैं। इनके द्वारा जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक की भी रचना की गई है। ये आपको भीमराव अंबेडकर इनके अनुयायी बताए जाते हैं, ठीक ना। भीमराव अंबेडकर जो है इनके शिष्य बताए जाते हैं। ऐसी बातें आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। ये रहा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? यदि बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लैम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास की झलक, मेरा संघर्ष, माय इंडियन स्ट्रगल, ठीक ना, आपको मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा है आपको जो है कि ये हिंद स्वराज का नामक पुस्तक लिखा जाता है। साथ साथ ही महात्मा गांधी के द्वारा जो है एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से जाना जाता है, जो गुजराती भाषा में गांधी जी ने लिखा है। और दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपको जो है दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये आपको हिंदी जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको लिखा गया है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये बड़ा ही फायदेमंद है, ठीक। तो ये नितिन सर ने इसे जबरदस्त तरीके से लिखा है और आप इसे परचेज करिए और पढ़िए, एक बार लगन के साथ पढ़िए। आपको चीजें, आपको कहीं भी एकदम सटीक आंसर, सटीक चीजें, कहीं भी त्रुटियां होने की संभावना ना के बराबर है। और यदि किसी तरह की त्रुटि आई होगी तो आप सब सूचित जरूर करिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो भारत की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार आपको जो है ये 70%, 75%, 74% या आपको 86%। तब बताइएगा कि भारत की जनगणना जो है ये आपको साक्षरता के दर से 74.4% आपको भारत की साक्षरता है, जिसमें महिला साक्षरता जो है ये 54 ही है और आपको पुरुष साक्षरता जो है ये 64 और पुरुष साक्षरता जो है 84 है। ये बातें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूचियों को नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार मिलाइए। तब आप मिलाएंगे तब आपको जवाब क्या आएगा? तो आप देखिए यहीं पे जो है पुस्ताज आपको हंगरी में पाया जाता है, ठीक ना। वहीं पे बात की जाए पंपास, तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास करते हैं। विल जो है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को विल और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, चौथे का दूसरा और आपको जो है चौथे का पहला। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर आपको माना जाएगा। एक जो है ये सही विकल्प होगा। नेक्स्ट, ये केंद्रीय आलू जो है
अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आगरा है, शिमला है, दिल्ली है या बनारस है? तब बताएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको शिमला में है। और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और आलू अनुसंधान संस्थान की जगह में आपको जो है कि आलू अनुसंधान केंद्र यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, पर्यावरण नियंत्रण प्राधिकरण है, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, या प्रदूषण नियंत्रण आपको योजना कक्ष है। तब आप इस प्रश्न के जवाब में आप दीजिएगा कि जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपको इसका मुख्यालय है। यदि बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तब आप बताइएगा कि इसकी स्थापना जो है आपको 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक ना, 1974। गला धर लेता है बोलते बोलते। नेक्स्ट, ये आपको शानदार तरीके से मैंने इसे लिखने का प्रयास किया है, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी फायदेमंद है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी है। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है बच्चा ये आपको रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। किस पर? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भारत को अब जो है कि 5 भूकंप जोन में चार भूकंप जोन में आपको भारत को रखा गया है। भारत, ठीक ना, ये रखा गया है। ठीक, ये आपको जो है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट, मज्जा जिसे कोलेजन के नाम से भी इंग्लिश में कहते हैं, के गठन में कौन सी विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन सी? आपको कौन सी विटामिन मदद करता है? तो मज्जा के निर्माण में विटामिन सी जो है ये आपको कोलेजन के गठन में विटामिन सी का मदद ज्यादा होता है। ये आपको जो है एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं, एमिनो अम्ल, एसिटिक मत कहो, एमिनो अम्ल जो है ये आपको जो है कि इसका निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। विटामिन सी, सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी और विटामिन बी, ये जो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील, आपको घुलनशील है। वैसे विटामिन की खोज फंक के द्वारा, फसे फांकला, विटामिन के फांकला, ठीक ना, आपको जो है कि विटामिन को फांक लीजिए, ये विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, जबकि विटामिन ए, डी, आपको ई और के ये आपको वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन आपको जो है घुलनशील विटामिन होते। ठीक, तो मज्जा यानी कोलेजन के गठन में विटामिन सी ये महत्वपूर्ण है। और विटामिन सी जो है ये प्रतिदिन शरीर को चाहता है और प्रतिदिन इस विटामिन का क्षरण होता है, यानी ये विटामिन जो है शरीर से प्रतिदिन आपको बाहर निकलता है। ठीक, तो ये बातें भी आप सब याद किए रहिए। नेक्स्ट देखिए, माउंट ब्लैक किसकी ऊंची पर्वत चोटी है? आल्प्स की या अपेनाइन की या पेरिनीज की या ब्लैक फॉरेस्ट के? तो माउंट ब्लैक जो है ये आपको किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आल्प्स पर्वत के सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, ब्लॉक है, ब्लैक नहीं है, ब्लॉक। माउंट ब्लैक जो है ये आल्प्स पर्वत के सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक ना, ये
आपको सबसे ऊंची चोटी है। और ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार हुआ है। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण रूप से बड़ा ही काट के स्विट्जरलैंड को आपको पृथ्वी की आपको जो है स्वर्ग कहा जाता है। और इसे आल्प्स पर्वत को बड़े काट काट के स्विट्जरलैंड वासियों ने बड़ा खूबसूरत बसाया है। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ये आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया आपको देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों? तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के इसी श्रेणी में आपको जो है कि आपको ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ, ठीक ना, ये आपको पाया जाता है। और इसके कारण ये जब हवाएं समुद्र से, प्रशांत महासागर से आते हैं तो इस क्षेत्र में तो बारिश होती है, लेकिन चूंकि बाग का क्षेत्र जो है ये पर्वत जो है काफी लंबा है और रोक लेता है इसका, ऐसे करो, ये इस तरह से विस्तार है। ठीक ना, तो इधर का भूमि जो है ये आपको बंजर या आपको जो है मरुस्थल के रूप में बन गई है। और ये यहीं पे आपको विक्टोरिया मरुस्थल जो है, मरुस्थल, ये मरुस्थल आपको यहीं पाया जाता है। तो ये देखेंगे तो ये इधर का पूरा भाग जो है वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। ये पूरा भाग ये वृष्टि छाया प्रदेश, ऐसे कर लो, वृष्टि छाया प्रदेश, छाया प्रदेश। और इसी कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर आपको फैला हुआ है। नेक्स्ट, ये हमारे लेखपाल जबरदस्त शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ये आपको जो है कि सामान्य गणित के है और एकदम उमेश सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से इसे आपको कलमबद्ध लिखा गया है, कलमबद्ध किया गया है। और ये हमारे आपके जो है भविष्य के लिए बड़ा फायदेमंद भी है। 7 सिस्टर स्टेट्स में कौन सा राज्य नहीं आता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या सिक्किम, आपको कौन सा राज्य नहीं आता है? तब बताइए कि सिक्किम 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्या क्या बचा? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एक, मणिपुर, मणिपुर, फिर आपको मेघालय, मेघालय, अब सॉरी मेघालय तो है, मेघालय है, ठीक ना, मेघालय है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक ना, नागालैंड। और आपको जो है नागालैंड, ये नागालैंड, नागालैंड। और एक कौन सा बच रहा है भाई? असम, ठीक ना, असम। ये आपको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूर्वोत्तर भारत का राज्य कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, ठीक ना, भारत का राज्य कहा जाता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें, इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगला, एशिया के किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तब बताएगा कि इंडोनेशिया जो है ये इसकी तटरेखा सबसे लंबे है। और आप देखोगे तो हिंद महासागर में इस तरह से ऐसे ऐसे करते हुए ये जो है कि यहाँ तक ऐसे इतने द्वीप के रूप में बना हुआ है, सबसे लंबे। और इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। और एक महत्वपूर्ण बात है, यहीं पे याद कर लेना, विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है, विषुवत रेखा जो है होकर गुजरती है, ये महत्वपूर्ण बातें भी आप लोग याद किए रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसके द्वारा आमा योजना और बहिनी योजना शुरू किया गया? बिहार सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़, सिक्किम
या नई दिल्ली, ये करंट का महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए है। हाल ही में आमा योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तब बताइएगा कि आमा योजना जो है ये सिक्किम के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री आपको प्रेम सिंह तमांग के द्वारा यह आमा योजना की घोषणा की गई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये आप सबसे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। तो चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, ठीक ना, झरोखा का आयोजन किया गया? तो झरोखा नामक कार्यक्रम का आयोजन जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा, या पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, तब बताएगा। झरोखा का आयोजन जो है ये संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय दोनों ने मिलकर आपको झरोखा नामक कार्यक्रम जो है ये चालू किया है, जो संपूर्ण भारत में यह योजना लागू किया गया है। ये आपको किताबें अब आपके द्वार तक बड़े ही आसानी से और शानदार तरीके से आप सबके लिए ये जो है हमारी संस्था की ओर से एक अथक प्रयास जो आप सबको लाभ मिले। नेक्स्ट देखिए, DCDAC जो है कंप्यूटर से संबंधित IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया, यानी CDAC जिसका मुख्यालय नोएडा में है, इसके द्वारा IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर आपको स्थापित किया गया? परम गंगा, परम प्रवेगा, परम सिद्धे या सिमुलेटर टूलकिट, तब बताइएगा। परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर जो है CDAC के द्वारा IIT रुड़की में स्थापित किया गया। IIT रुड़की में आपको जो है इसके द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की 13वीं महिला ग्रैंड स्लैम विजेता कौन बने? प्रियंका नुटक्के या दिव्या देशमुख, तानिया सचदेवा या सुब्बा रमन आपको लक्ष्मी के द्वारा, तब बताइएगा कि इस प्रश्न में आपको महत्वपूर्ण रूप से ये रहा कि प्रियंका नुटक्की जो है ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड स्लैम विजेता है, ठीक ना। ये ग्रैंड मास्टर शतरंज से संबंधित माना जाता है और ग्रैंड मास्टर बनी है आपको प्रियंका नुटक्की, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में, नई दिल्ली में, मुंबई में या हैदराबाद में? तब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हैदराबाद में सबसे बड़ा डाटा सॉफ्टवेयर के स्थापना सेंटर के स्थापना की जा रही है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट के आपको जो है कि वर्तमान में CEO कौन है भाई? माइक्रोसॉफ्ट के आपको CEO सत्या नडेला नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो आपको है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट का? तो अमेरिका में आपको है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, आपको विधानसभा के प्रत्येक सदन कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल आप सबके लिए, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तब बताएगा कि कम से कम 75,000 के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक ना। अभी हाल ही में कुल 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और उसके साथ साथ आपको जो है गोवा, जिसमें से पंजाब में आप पार्टी ने धूम मचा दी, धूम, ठीक ना, और अप्रत्याशित मतों से आपको जो है जीती और सरकार बना रही है। वहीं पे आप देखोगे तो बाकी के 4 राज्यों में पूरी तरह से भगवा लहरा गया, ठीक ना। तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें ये आप सबके लिए, जैसा कि पता ही है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक विधानसभा वाला आपको क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे लगभग 403 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक। और सभी सीटों पे मतदान हुआ और आपको जो है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।